आज जिस कहानी की हम बात करेंगे, आप उस कहानी को एंड तक सुनना, क्योंकि इस कहानी के अंत में है एक प्लॉट ट्विस्ट जिस पर आपको यकीन ही नहीं होगा। मैं बिलीव के साथ कह सकती हूँ कि इस पूरी कहानी के नरेशन के दौरान आपको भनक तक नहीं लग पाएगी उस प्लॉट ट्विस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन उससे पहले मैं हूँ सेजल और आप देख रहे हैं टेरिफाइंग टेल्स। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1930 की गर्मियों में राफेल पंसार्डी और उसकी बीवी लियोनार्डा चेंचुल्ली अपने छोटे 4 बच्चों के साथ इटली के ही एक छोटे से शहर करेजियो में शिफ्ट हो जाते हैं। एक भयानक भूकंप ने इस परिवार के पिछले गांव को उजाड़ के रख दिया था और आसपास रहने वाले जितने भी पड़ोसी थे उनमें से ज़्यादातर पड़ोसियों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए ये परिवार खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी या बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट महसूस करता था, क्योंकि वो उस भूकंप के बाद भी जीवित था। जब वो करेजियो पहुंचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि करेजियो के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और बहुत ज़्यादा उदार होंगे। साथ ही साथ उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कि करेजियो के लोग उस शहर में उनकी सेटल होने में मदद करेंगे, और करेजियो के लोग ने ठीक ऐसा ही किया। करेजियो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। वहाँ के लोग शहतूत के पेड़ों और चावल के खेतों से बने कॉटेजेस में रहा करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा ही घुलने मिलने वाले थे। वो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खाना बनाते, एक दूसरे की मदद करते और साथ मिलजुल कर पार्टियाँ भी करते थे। यह एक प्रॉपर कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट था, और इसीलिए जब राफेल और लियोनार्डा अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे तो करेजियो के लोगों ने उन लोगों को एक छोटी रिवर के पास एक प्यारा सा कॉटेज रहने के लिए दे दिया। इस कॉटेज में एक सफ़ेद रंग का दरवाज़ा, खाना बनाने के लिए एक पत्थर का चूल्हा और कॉटेज के बाहर एक स्टोर फ्रंट भी था। तो जब राफेल और लियोनार्डा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए तो उनके नए परिवार ने राफेल की नौकरी दिलाने में भी हेल्प की। साथ ही साथ उन्होंने लियोनार्डा के लिए स्टोर फ्रंट को सेटअप करने में हेल्प किया, ताकि लियोनार्डा घर के बाहर अपने हाथों के बनाए हुए साबुनों को बेच सके। जल्द ही इस पूरे परिवार को करेजियो के लोगों से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया, खास करके 36 साल की लियोनार्डा, क्योंकि उसने भूकंप में अपना घर खो दिया था और अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी भी खो दिए थे। लेकिन ऐसा कुछ लियोनार्डा के साथ ज़िंदगी में पहली बार नहीं हुआ था। वो एक गरीब परिवार से आती थी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो काफ़ी अमीर परिवार से थी। लेकिन जब उसकी माँ लियोनार्डा के साथ गर्भवती हुई तो उसकी माँ के परिवार वालों ने उनके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। इसलिए जब लियोनार्डा का जन्म हुआ तो लियोनार्डा की माँ ने इन सब सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ लियोनार्डा को ही ब्लेम किया। वो हमेशा उसे दोषी ठहराती और उसे हमेशा मारा करती थी। ऊपर से लियोनार्डा जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई, इसीलिए लियोनार्डा एक तरह से अपनी माँ के साथ फंस चुकी थी। लेकिन जब वो 21 साल की हुई तो वो राफेल नाम के एक आदमी से मिली और उससे मिलकर प्यार हो गया। राफेल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी था, और राफेल वो पहला आदमी था जिसने लियोनार्डा के मन में एक मजबूत छाप छोड़ी थी। लेकिन जब लियोनार्डा ने राफेल के बारे में अपनी माँ से बात करना चाही तो उसने कहा कि माँ, मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लियोनार्डा की माँ ने गुस्से में लियोनार्डा को श्राप दे दिया। उन्होंने एक ईविल कर्स स्पेल किया और लियोनार्डा को श्राप देते हुए कहा कि ये कर्स तुम्हारे पीछे ज़िंदगी भर रहेगा। अब बेशक लियोनार्डा को अपनी माँ के इस बिहेवियर की आदत हो चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि इस श्राप का उसकी ज़िंदगी पर आखिर क्या ही असर पड़ जाएगा। लेकिन राफेल से शादी करने के बाद लियोनार्डा को ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ का दिया हुआ कर्ज सच है, क्योंकि शादी के बाद लियोनार्डा को फिट पड़ने लग गए, उसको दौरे पड़ने लग गए थे, और जब भी लियोनार्डा प्रेग्नेंट होती तो हमेशा ही उसका मिसकैरेज हो जाता था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इसीलिए एक दिन वो फॉर्चून टेलर यानी कि ज्योतिष के पास गई, ये जानने के लिए कि उसका फ्यूचर, उसके आने वाला कल कैसा होगा। ज्योतिष ने लियोनार्डा की हथेलियों को पढ़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे तो होंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कम उम्र में ही मर जाएंगे। साथ ही साथ उसने लियोनार्डा को ये कहा कि तुम्हारे भविष्य में पागल खाने और जेल जाने के आसार भी दिख रहे हैं।
ज्योतिष की इस बात ने लियोनार्डो को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया था और उसे यकीन हो गया था कि शायद उसकी माँ का श्राप बिल्कुल सच है। अगले कई सालों तक राफेल और लियोनार्डो के टोटल 14 बच्चे हुए, जिनमें से 10 बच्चों ने कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी। इसलिए जब लियोनार्डो अपने परिवार के साथ करेजियो पहुंची तो वो बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी। उसे ये डर था कि कहीं उसके जो बचे हुए 4 अनमोल बच्चे हैं उन्हें भी कुछ हो ना जाए, और इसीलिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वो हमेशा अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। उसने अपने बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कई तरह के रूल्स बनाए, जिन्हें उसके बच्चों को फॉलो करना पड़ता था ताकि उसके बच्चों को अच्छे और बुरे की अच्छी समझ हो। लेकिन करेजियो पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने जो प्यार लियोनार्डो के परिवार को दिया वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था उसके लिए। उसके दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सा रहा था और वो अपनी माँ के दिए हुए श्राप को लेकर भी कम चिंता में रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने परिवार को लेकर करेजियो में बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करने लगी थी। शहर की सभी औरतें लियोनार्डो से बेहद प्यार करती थी। वो हमेशा उसके घर आया जाया करती, उससे हाय हेलो किया करती और लियोनार्डो के हाथ के बनाए हुए खास टी केक भी खाकर जाया करती। उसका परिवार पहली बार अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा था, क्योंकि उसकी जो साबुन की दुकान थी वो बहुत अच्छे से चल रही थी। आसपास के लोग सिर्फ उसी से ही साबुन खरीदते थे, क्योंकि जिस तरह के साबुन लियोनार्डो बनाती थी वैसे पूरे शहर में कहीं भी नहीं मिलते थे। साथ ही साथ राफेल को भी क्लर्क की नौकरी मिल चुकी थी और वो भी पूरे शहर में अच्छे से सम्मानित हो रहा था। इसलिए उसने खुद से और यूनिवर्स से एक प्रॉमिस किया। उसने कहा कि वो अपना ध्यान अपनी माँ के श्राप से हटाकर लोगों की मदद करने में लगाएगी, क्योंकि करेजियो के लोगों ने उसके और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया था और लियोनार्डो ने ठीक ऐसा ही किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लियोनार्डो अपने माँ के दिए हुए श्राप को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। इसीलिए कई सालों पहले वो एक ज्योतिष के पास इस श्राप को कंफर्म करने के लिए जाती है और ज्योतिष उसको बताता है कि हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में कई तरह की कठिनाई रहेंगी, और इस वजह से उसे इस श्राप के बारे में कंफर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, जैसे कि भाग्य बताना, जादुई किताबें, जादू टोना, इस पूरे एक्सपीरियंस ने लियोनार्डो को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया था। अब लियोनार्डो अपने घर के बाहर एक बहुत ही सफल साबुन की दुकान चला रही थी। लोग दूर दूर शहरों से उसके पास आते साबुन के लिए ट्रेडिंग करने। ट्रेडिंग का मतलब है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का आदान प्रदान करना। तो जब भी किसी के पास जादू या भविष्य बताने वाली किताबें होती, लियोनार्डो साबुन के बदले वो किताबें ले लेती थी और उन्हें पढ़ती, और इन्हीं किताबों से ज्ञान लेने के बाद वो साबुन बेचने के साथ साथ अब भविष्य भी बताने लग गई थी। करेजियो के लोगों ने देखा कि लियोनार्डो भविष्य बताने में सचमुच में बहुत अच्छी थी। लोग किसी भी तरह की सलाह के लिए हमेशा लियोनार्डो के पास ही जाना प्रेफर करते थे। अपनी इस काबिलियत से उसने कई औरतों की प्यार पाने में मदद करी और उसने किसानों को बताया कि किस किस तरह की फसलें उनको बोनी चाहिए। उसने लोगों के लिए जादुई चार्म बैग्स बनाना किए, जिन्हें वो लोगों को देने के बाद कहती थी कि ये चार्म्स बैग तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसने लोगों के लिए जड़ी बूटियां बनाना शुरू किया जब वो बीमार रहते थे, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब वहाँ के लोग बीमार होते थे तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय लियोनार्डो के पास जाते थे। इसीलिए लियोनार्डो को खुद पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा था, क्योंकि वो खुद से और यूनिवर्स से किए हुए वादे को अच्छे से निभा रही थी, और उसे ऐसा लगता था कि लोगों की मदद करने से उसकी माँ का श्राप अब खत्म हो जाएगा। 1939 का समय आ चुका था और लियोनार्डो और उसके परिवार को करेजियो में रहते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। लियोनार्डो का बड़ा बेटा जिसेप्पी अब 17 साल का हो चुका था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके काले बाल थे, काली आंखें थी और सभी लड़कियां उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। जिसेप्पी का अपनी माँ लियोनार्डो के साथ बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ता था। वो जब भी घर आता वो हमेशा लियोनार्डो के साथ टाइम व्यतीत करता था और उसके साथ बैठकर उसके बनाए हुए टी केक भी खाया करता था। लेकिन 1939 में जब जिसेप्पी 17 साल का हुआ तो उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। अब वो घर आते ही डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाता, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता, ना किसी से बात करता। इसीलिए लियोनार्डो और राफेल अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थे
उन दोनों ने ही अपने बेटे जुसेप्पी से पूछना चाहा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जुसेप्पी ने जवाब में कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन लियोनार्डो को कहीं ना कहीं भनक थी कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो जुसेप्पी को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और लियोनार्डो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सीक्रेट आखिर हो क्या सकता है। और फिर उसी साल एक दिन लियोनार्डो को अपने पड़ोसी से पता चला कि जुसेप्पी ने आर्मी के लिए अप्लाई किया है और जल्द ही आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू होने वाला था। लियोनार्डो ने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि उसका बड़ा बेटा जुसेप्पी वर्ल्ड वॉर 2 में ही लड़ने के लिए चला जाएगा। लेकिन उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि क्यों उसके बड़े बेटे जुसेप्पी का बिहेवियर एकदम बदला बदला सा था। और वो इसीलिए था क्योंकि उसने इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर वाले इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे। इस खबर को जानने के बाद लियोनार्डो अपने घर में गई, अपने कमरे में गई, अपने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लग गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ का दिया हुआ श्राप अब वापस उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। उसका बेटा वर्ल्ड वॉर में जाएगा और वहाँ उसकी मौत हो जाएगी। अगले कई दिनों तक लियोनार्डो ने अपने साबुन की दुकान भी नहीं खोली। वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहती और जादू टोनों की किताबों को पढ़ती रहती और ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वो इस अभिशाप से अपने बच्चे को बचा सकती है। उसने पढ़ा कि अगर वो यूनिवर्स को कुछ अच्छा देगी तो यूनिवर्स बदले में उसकी मदद करेगा और हो सकता है कि उसका बेटा वॉर पर जाने से बच जाए। और इसलिए लियोनार्डो ने सोचा कि वो यूनिवर्स को खुश करने के लिए कैरोजियो के लोगों की मदद करेगी और वो ऐसा ही कर रही थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद उसे कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन उसे लगा कि वो कुछ और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। वो लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद कर सकती है, जिसके बाद यूनिवर्स उसके कामों से खुश हो जाएगा और उसके बेटे को वॉर में जाने से रोक लेगा। 70 साल की फॉस्टीना नाम की एक औरत रहती थी जिसकी कभी भी शादी नहीं हुई थी। फॉस्टीना शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए शादी के तो कोई चांसेस दिख ही नहीं रहे थे। लेकिन लियोनार्डो ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर फॉस्टीना की मदद करूं। वो फॉस्टीना के पास गई और लियोनार्डो ने फॉस्टीना को अपने एक दोस्त के बारे में बताया जिसकी उम्र काफ़ी थी और बताया कि वो भी शादी करना चाहता है और जीवन साथी की तलाश में है। इसीलिए उसने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात उस दोस्त से करवा सकती हूँ। ये सब सुनते ही फॉस्टीना ने लियोनार्डो से कहा कि हाँ वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन लियोनार्डो ने उससे कहा कि ये आदमी के साथ रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फॉस्टीना को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उस आदमी से मिलना चाहती थी और उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर वो दिन आया जब फॉस्टीना उस आदमी से दूसरे शहर में मिलने के लिए गई। उससे मिलते ही फॉस्टीना को उससे प्यार हो गया और उससे शादी करने का फैसला किया उसने। पर ये सब करने के बाद भी लियोनार्डो को लगा कि शायद ये इनफ नहीं है, शायद उसे और लोगों की मदद करनी पड़ेगी यूनिवर्स को खुश करने के लिए। सितंबर 1940 में लियोनार्डो कैरोजियो में रहने वाली एक दूसरी औरत से मिली जिसकी उम्र 50 साल थी। इस औरत का नाम था फ्रांसिस्का, जो एक पूर्व टीचर थी। लेकिन पति के बीमार होने के कारण फ्रांसिस्का को अपने टीचर की जॉब छोड़ देनी पड़ी और कुछ टाइम बाद उसके पति की भी मौत हो गई। तो इसके बाद फ्रांसिस्का के पास न जॉब बची और न ही और कुछ बचा था। तो लियोनार्डो फ्रांसिस्का के पास गई और उसने उससे कहा कि वो अपनी माँ के अमीर परिवार वालों से उसके लिए नौकरी की बात करेगी। हो सकता है शायद वो लोग फ्रांसिस्का की कुछ मदद कर सकें। अब बेशक लियोनार्डो का अपनी माँ के परिवार वालों से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उस परिवार ने लियोनार्डो और उसकी माँ दोनों को ही अस्वीकार कर दिया था। लेकिन वो अपने बेटे के लिए यूनिवर्स को दिखाना चाहती थी कि वो कितने पुण्य का काम कर रही है। इसलिए लियोनार्डो अपनी माँ के परिवार वालों से बात करती है और हैरानी की बात तो ये है कि उसके परिवार वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं। उनके पास एक नौकरी होती है और इसीलिए फ्रांसिस्का को स्विट्जरलैंड में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और इसी तरह फ्रांसिस्का भी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाती है और कुछ दिन बाद वहाँ से पोस्ट कार्ड्स वापस कैरोजियो शहर में भेजती है, जिसमें उसने एक्सप्रेस किया था कि वो कितनी ज़्यादा खुश है और लियोनार्डो का शुक्रिया अदा भी करती है।
लियोनार्डा ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे फ्रांसिस्का की परवाह थी, और ये जानने के बाद कि फ्रांसिस्का कितनी ज़्यादा खुश है, उसे लगा कि अब तो यूनिवर्स उसके बच्चे को सुरक्षित रखेगा ही रखेगा। पर जब लियोनार्डो ने ये देखा कि उसके बेटे के ट्रेनिंग के दिन अब करीब आ रहे हैं, तो उसे खुद पर डाउट हुआ। उसने सोचा कि क्या ये सब उसके बेटे को इस श्राप से बचाने के लिए काफ़ी था, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद लियोनार्डो को ये लगा कि उसे इस शहर में कम से कम एक और ज़रूरतमंद की तो मदद करनी ही होगी, और ये इंसान और कोई नहीं जबकि लियोनार्डो की ही बहुत खास दोस्त वर्जीनिया थी, जो एक पूर्व ओपेरा सिंगर थी। लियोनार्डो ये अच्छे से जानती थी कि वर्जीनिया बड़े शहर में रहना और ओपेरा हाउस में जाना मिस किया करती थी, इसलिए वो वर्जीनिया के पास गई और उसने उससे बोला कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए अपने माँ के अमीर खानदान वालों से बात करूं, हो सकता है तुम्हें एक बड़े शहर में नौकरी मिल जाए। और वर्जीनिया ने भी कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लियोनार्डो एक बार फिर अपनी माँ के अमीर परिवार वालों से संपर्क करती है, और मज़े की बात तो ये है कि उसे एक अमीर आदमी के यहाँ सोशल प्लानर की नौकरी भी मिल जाती है। ये आदमी ओपेरा शोज़ और नाटकों में फंडिंग किया करता था, इसलिए वर्जीनिया इसके यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना सारा सामान पैक किया और आखिरी बार लियोनार्डो का अलविदा करने के लिए उसके घर गई। उसने लियोनार्डो का शुक्रिया अदा किया, उसके साथ टाइम बिताया और इन दोनों ने मिल बांटकर टी केक भी खाए। वर्जीनिया लियोनार्डो की बहुत ही ज़्यादा आभारी थी और अब फाइनली वो भी इटली के लिए रवाना हो चुकी थी। लियोनार्डो भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसे लगा था कि उसने ये जो भी अच्छे काम किए हैं वो यूनिवर्स को खुश करने के लिए काफ़ी हैं, और अब यूनिवर्स उसके बच्चे को सुरक्षित रखेगा। लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी औरत थी, इसलिए एक और ऐसी छोटी सी चीज़ थी जो वो अपने बेटे के सेना में जाने से पहले करना चाहती थी। वो अपने 18 साल के बेटे जुसेप्पी को अपने खास बनाए हुए साबुन से नहलाना चाहती थी, साथ ही साथ अपने खास बनाए हुए टी केक उसे खिलाना चाहती थी। उसे लगता था कि ये करने के बाद उसकी माँ का जो श्राप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस टी केक को और उस साबुन को उसने कई तरह की सामग्री, जड़ी बूटियों और जादू तंत्र से बनाया था। तो जब उस रात जुसेप्पी अपने घर आया तो लियोनार्डो ने अपने बेटे से कहा कि मैं इस खास साबुन से तुम्हें नहलाना चाहती हूँ। जुसेप्पी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लगा, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा इमोशनल है, उससे प्यार करती है और बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी भी है, इसलिए वो इस बात के लिए राज़ी हो गया। तो अब लियोनार्डो ने उस खास बने हुए साबुन से जुसेप्पी को नहलाया, अपने हाथ के बनाए हुए टी केक उसे खिलाए, और अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ कर चुकी है जो उसके बच्चे को बचाने के लिए काफ़ी है, और वो अब आराम से रह सकती है। लेकिन जल्द ही लियोनार्डो को ये पता चला कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि उसके बेटे को जड़ी बूटियों से बने साबुन से नहलाने के बाद और टी केक खिलाने के बाद भी कुछ दिनों बाद ही उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है। अब लियोनार्डो ने दरवाज़ा खोला और पुलिस को देखते हुए उनसे पूछा कि हाँ जी बताइए क्या बात है। पुलिस ने कहा कि आपने हाल ही में जिन 3 औरतों की मदद की है, उन 3 औरतों के परिवार वालों ने उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट करवाई है। लियोनार्डो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो पुलिस वालों से कहती है कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उसकी लगातार उन लोगों से बात होती रहती है। वो तीनों अच्छी जगह नौकरियां कर रही हैं और हमेशा उसे पोस्टकार्ड्स भी भेजा करती हैं। साथ ही साथ लियोनार्डो ने उनके द्वारा भेजे हुए पोस्टकार्ड्स पुलिस को भी दिखाए, जिस पर पुलिस को भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि हाँ ये लेटर्स तो एकदम सही लग रहे हैं, इसीलिए वो तीनों औरतें गायब कैसे हो सकती थीं। तो वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जाते जाते वो लियोनार्डो से कहती हैं कि अगर हमें जांच के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लियोनार्डो से वापस संपर्क ज़रूर करेंगे। पुलिस के जाने के बाद लियोनार्डो उन तीनों औरतों के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी विश्वास था कि वो औरतें पूरी तरह से सही सलामत है, क्योंकि उसे हमेशा उनसे पोस्ट लेटर्स आते ही रहते थे। उसे लगा कि पुलिस का इस मामले में जो कुछ भी मसला है वो भी जल्द ही निपट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पुलिस कुछ दिन बाद एक बार फिर लियोनार्डो के घर में जा पहुँचती है। लेकिन इस बार दरवाजे को खटकाने के बजाय पुलिस डायरेक्ट लियोनार्डो के घर में धावा बोलती है।
दरअसल जब पुलिस ने लियोनार्डो से पोस्टकार्ड्स के बारे में जाना तो उन्होंने इस बारे में और जांच करना स्टार्ट करी। उन्हें पता चला कि ये सभी पोस्टकार्ड्स नॉर्थ करेजो के एक छोटे से शहर से भेजे गए हैं। जब वो उस शहर में गए तो उन्हें पता चला कि ये सभी पोस्टकार्ड्स एक ही आदमी द्वारा भेजे जा रहे हैं। उन्हें उस इंसान का फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी मिला जो वो तीनों औरतें होने का दिखावा कर रहा था। वो एक लंबा सुंदर जवान लड़का था जिसके काले बाल और काली आंखें थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लियोनार्डो का ही बड़ा बेटा जुसेप्पी था। तो जब पुलिस ने लियोनार्डो के घर में धावा बोला, उन्होंने जुसेप्पी को झट से पकड़ा और घसीटते हुए पुलिस स्टेशन पर पूछताछ करने के लिए लेकर चले गए। उन्होंने उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने उन तीनों औरतों के साथ आखिर किया क्या है। जब आखिरी पुलिस ऑफिसर लियोनार्डो के घर से बाहर निकला तो वो भी अपने घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि वो अब क्या करेगी। वो अपनी क्षमता से अपने बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी उसने वो सब कुछ किया था, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो वो अभी भी कर सकती थी, इसलिए वो वापस अपने घर गई। उसने अपना ज़रूरी सामान उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। लियोनार्डो की उम्र अभी सिर्फ 46 साल ही थी। वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी लगती थी। उसके चेहरे पर कई ज़्यादा झुर्रियाँ थी और वो किसी बूढ़ी औरत की तरह थी। तो वो जैसे तैसे करके पुलिस स्टेशन पहुंचती है और फ्रंट डेस्क पर जाकर अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि उसे उस पुलिस अफसर से बात करनी है जो अभी फ़िलहाल उसके बेटे का केस देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक इंटरव्यू रूम में ले जाया जाता है और उसे वेट करने के लिए कहा जाता है, जिसकी कुछ ही देर बाद एक सीनियर डिटेक्टिव उस रूम में आता है और लियोनार्डो की माँ से पूछता है, जी हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तुरंत ही लियोनार्डो ने कहा कि उसका बेटा जुसेप्पी बिल्कुल ही निर्दोष है और ये बात सुनकर उस डिटेक्टिव को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वो जानता था कि जुसेप्पी लियोनार्डो का बहुत ही ज़्यादा लाडला है और वो उससे बहुत ही बेहद प्यार करती है। इसीलिए जब उसने कहा कि उसका बेटा निर्दोष है तो उसे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा और उसे पता था कि आमतौर पर पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में यही कहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है। उस डिटेक्टिव ने ये सोचा कि वो लियोनार्डो की बात सुनेगा क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर परेशान थी और उसके बाद वो उन्हें सही सलामत उनके घर तक छोड़ आएगा। लेकिन अपने बच्चे की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए लियोनार्डो ने अगले कुछ घंटों में जो उस डिटेक्टिव को बताया उस पर डिटेक्टिव को यकीन ही नहीं हुआ। ये बात इतनी ज़्यादा चौंका देने वाली थी कि वो बार बार यही कहता रहा कि नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसने कोई और डिटेक्टिव्स को उस कमरे में बुलाया और लियोनार्डो की बताई हुई पूरी बात उन्हें सुनाई और उन डिटेक्टिव्स का भी यही मानना था कि ये बात तो सच हो ही नहीं सकती। वो इस बात पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल राज़ी ही नहीं थे। लेकिन जब डिटेक्टिव्स ने इस कहानी पर फॉलो अप किया तो उन्हें पता लगा कि पीछे 1939 में फॉस्टीना नाम की औरत जिसकी लियोनार्डो ने मदद करी थी, वो अपने पति से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और अपने पति के पास जाने से पहले वो लियोनार्डो के घर आती है उससे मिलने के लिए। वो लियोनार्डो के किचन में पहुंचती है और उससे मिलती है। तब उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे क्योंकि वो अपने पति से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। लियोनार्डो ने एक वाइन का ग्लास फॉस्टीना के हाथ में दिया और कहा कि तुम इस वाइन को पी लो और शांत हो जाओ। जैसे ही फॉस्टीना ने वो वाइन पी, उसे चक्कर से आने लग गए और वो टेबल को पकड़ने लग गई ताकि वो ज़मीन पर गिर ना जाए। लियोनार्डो ने फॉस्टीना की वाइन में जहर मिला रखा था। फॉस्टीना लियोनार्डो को देखती रही और लियोनार्डो के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। लियोनार्डो ने फॉस्टीना से कहा कि मुझे माफ़ कर दो और उसने वो कुल्हाड़ी फॉस्टीना की छाती पर दे मारी। उसे लगा कि फॉस्टीना मर जाएगी, लेकिन फॉस्टीना अभी भी जिंदा थी। तब लियोनार्डो ने वो कुल्हाड़ी फॉस्टीना के छाती से खींचकर बाहर निकाली और अब वो कुल्हाड़ी लगातार फॉस्टीना के सर पर मारने लगी। उसने फॉस्टीना के सर पर वो कुल्हाड़ी तब तक मारी जब तक फॉस्टीना ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। लियोनार्डो ने अपने चूल्हे को जलाकर एक बड़ा बर्तन उस चूल्हे के ऊपर रखा। उसने फॉस्टीना की बॉडी के 9 टुकड़े किए और उसके खून को निचोड़कर एक बाल्टी में डाल दिया। उसने उस खून को जमाने रख दिया और फॉस्टीना की बॉडी के टुकड़ों को उस बर्तन में डाला और कॉस्टिक सोडा उसमें मिलाया और दोनों को उबालना शुरू कर दिया। कॉस्टिक सोडा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ोल्विंग एजेंट है जिससे साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
उसने फॉस्टीना के शरीर के अंगों को कॉस्टिक सोडा के साथ कई घंटों तक उबाला और अब उसके शरीर के अंग किसी काले गूदे में बदल चुके थे। लेकिन इस पूरे दौरान लियोनार्डा बिल्कुल स्टोव के सामने ही खड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। उसने चूल्हे से वो बर्तन उठाया और उस पूरे बर्तन को सेप्टिक टैंक में उड़ेल दिया। फिर लियोनार्डा ने फॉस्टीना के जमे हुए खून को ओवन के सामने सुखाया, उसे पीसा और उसके खून के बने हुए आटे से ही टी केक बनाए, जिसे उसने अगले दिन जोसेप्पी को और पूरे शहर वालों को खिलाया। लियोनार्डो ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने बेटे जोसेप्पी को वो पोस्टकार्ड्स मेल करने के लिए कहा था। फॉस्टीना के नाम से आए हुए पोस्टकार्ड्स खुद लियोनार्डा ने ही लिखे थे ताकि करेजियो के लोगों को ऐसा लगे कि फॉस्टीना एकदम ठीक ठाक है और उसे कुछ नहीं हुआ है, और जोसेप्पी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस अपनी माँ के दिए हुए काम का पालन कर रहा था। वो अपनी माँ के कहने पर पोस्ट कार्ड्स मेल करने जाता और वापस चुपचाप घर आ जाता। लेकिन फॉस्टीना को मारने के बाद भी लियोनार्डा पूरी तरह से खुश नहीं थी, क्योंकि फॉस्टीना के जो शरीर के अंग थे वो कॉस्टिक सोडा के साथ उस तरह से नहीं मिल रहे थे जिस तरह से लियोनार्डो को चाहिए थे। उसे लगा कि शायद क्योंकि फॉस्टीना एक दुबली पतली औरत थी और उसके शरीर पर कम चर्बी थी, इसलिए उसके शरीर के अंग सही तरह से कॉस्टिक सोडा पर मिल नहीं पाए। तो अब लियोनार्डा ने एक दूसरी औरत फ्रांसिस्का के लिए नौकरी ढूंढना चाहिए, जिसके लिए उसने अपने परिवार वालों से बात करी थी। उसने फ्रांसिस्का से झूठ बोला कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है अपने परिवार वालों से बात करके। तो अब फ्रांसिस्का भी आखिरी बार लियोनार्डा का अलविदा करने आई और लियोनार्डा ने फ्रांसिस्का को वही जहरीली शराब दी। फ्रांसिस्का को भी चक्कर आने लगे। तभी लियोनार्डा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उससे फ्रांसिस्का को काट डाला। उसने उसके शरीर के अंगों को दोबारा उसी तरह से कॉस्टिक सोडा में मिलाया, लेकिन इस बार भी उसके शरीर के अंग कॉस्टिक सोडा के साथ उस तरह नहीं मिल पाए थे जिस तरह से लियोनार्डा चाहती थी। इसलिए उसने दोबारा से चूल्हे से वो बर्तन हटाया और उसे सेप्टिक टैंक में उड़ेल दिया। उसके बाद उसने फ्रांसिस्का के खून से बने हुए आटे के टी केक बनाए, उसे जोसेप्पी को खिलाया और साथ ही साथ पूरे शहर वालों को भी खिलाया। और एक बार फिर उसने अपने बेटे जोसेप्पी को कुछ पोस्टकार्ड्स मेल करने के लिए कहे। ये पोस्टकार्ड्स लियोनार्डो ने इस बार फ्रांसिस्का के नाम से लिखे थे। लेकिन इन 2 हत्याओं के बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, तो उसने अपना आखिरी शिकार अपनी ही खास दोस्त वर्जीनिया को बनाया। तो जब वर्जीनिया आखिरी बार अलविदा कहने के लिए लियोनार्डा के घर आई, तब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि लियोनार्डा चाहती थी। उसने वर्जीनिया को शराब का ग्लास दिया, जिसके बाद वर्जीनिया को चक्कर आने लगे। उसने वर्जीनिया के शरीर को टुकड़ों में काटा और उसे कॉस्टिक सोडा के साथ उबालने लगी। लेकिन इस बार वर्जीनिया के शरीर के अंग बिल्कुल उसी तरह से कॉस्टिक सोडा में घुल चुके थे जिस तरीके से लियोनार्डा को चाहिए था। उसने इस बर्तन में एक इत्र मिलाया और उसके बाद वो एक ऐसी चीज़ बनाने में सक्षम हो चुकी थी जो वो पहली 2 औरतों के शरीर को उबालकर नहीं बना पाई थी। जी हाँ, वो चीज़ थी एक साबुन। फिर उसने वर्जीनिया के खून से टी केक भी बनाए और उस रात जब जोसेप्पी घर आया तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैं इस जादुई साबुन से, यानी कि वर्जीनिया के शरीर के बने हुए साबुन से तुम्हें नहलाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली जोसेप्पी को तो नहीं पता था कि वो साबुन वर्जीनिया के शरीर से बना हुआ है, लेकिन उसने अपने बेटे को उस जादुई साबुन से नहलाया और वर्जीनिया के खून के बने हुए टी केक भी खिलाए। उसे लगा था कि उसने यूनिवर्स को एक बहुत ही सुंदर चीज़ दी है और यूनिवर्स को खुश कर दिया है। पहले उसे लगता था कि शायद उसे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उससे तो उसे कोई सफलता मिल ही नहीं रही। लेकिन जब वो फॉस्टीना से पहली बार बात करने गई तो उसने सोचा कि उसे कुछ ना कुछ करके तो अपने बेटे की सेफ्टी को इंश्योर करना ही होगा। उसने सोचा कि ये तभी हो सकता है जब वो एक लाइफ लेकर यूनिवर्स को वापस देगी और उसका बेटा बच जाएगा। लियोनार्डा शुरुआत में तो उन बाकी 2 औरतों की हत्या नहीं करना चाहती थी। उसे ये चाहिए था कि वो फॉस्टीना के बने हुए शरीर के साबुन से जोसेप्पी को नहला दे, जिस वजह से उसका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फॉस्टीना का शरीर कॉस्टिक सोडा में पूरी तरह से नहीं घुल पाया। पहली 2 महिलाओं का शरीर कॉस्टिक सोडा में सही तरीके से नहीं मिल पाया और लियोनार्डा एक साबुन बनाने में सक्षम नहीं हो पाई। लेकिन वर्जीनिया का शरीर कॉस्टिक सोडा में अच्छी तरह से मिल गया। उसने एक साबुन को भी बना लिया, जिसके बाद
बाद उसने उस साबुन से यानी कि वर्जीनिया के शरीर से बने हुए साबुन से जुसेप्पी को नहलाया भी। लियोनार्डो को अंत में 30 साल की जेल की सज़ा के साथ साथ 3 साल की पागल खाने की सज़ा भी सुनाई गई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। और 1970 में 76 साल की उम्र में लियोनार्डो की मृत्यु हो गई। उसका पूरा परिवार इंक्लूडिंग उसके तीनों बच्चों ने अपने नाम बदल लिए और वो किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लग गए। जुसेप्पी भी अब आदमी में जा चुका था और हो सकता है कि उसके वार के दौरान ही मौत हो गई हो या फिर उसने अपना नाम बदल लिया हो और किसी दूसरे शहर में रह रहा हो। तो यही थी आज की कहानी, जिसमें हमने जाना कि कैसे लियोनार्डो नाम की औरत अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कैसे गलत राह पर चली जाती है और कई सारे गलत कदमों को उठाती है। तो आज की कहानी यही ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आप लोग अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूँगी मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।